आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की जो प्रथम पुस्तक है सरयू, उसका गद्य खंड शुरू करने जा रहे हैं और उसका पहला पाठ है गुल्ली डंडा, जो प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। और बचपन की जो यादें हैं इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से संजोई गई है। लेखक परिचय देखिए। सर्वप्रथम, प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ। इनकी माता का नाम आनंदी देवी एवं पिता का नाम मुंशी अजायब राम था। ये लम्ही डाकघर के डाक मुंशी थे। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता का तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत होने से इनका बचपन एवं किशोर जीवन संघर्षमय रहा। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। पढ़ने का शौक़ इनको बचपन से ही था। 1898 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखते हुए 1910 में इंटर और 1919 में बीए किया। बीए करने के पश्चात आप शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। 1906 में इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन करते हुए बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। उनके 3 संतानें हुई। सोजे वतन पर रोक तथा लेखन बंद करने के अंग्रेज सरकार के आदेश के बाद मुंशी दया नारायण की सलाह से इन्होंने प्रेमचंद नाम से लेखन प्रारंभ किया। यह नाम ही आगे चलकर प्रसिद्ध हो गया। उर्दू में लेखन कार्य नवाब राय के नाम से करते रहे थे। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनकी लंबी बीमारी एवं तत्पश्चात निधन के कारण पूरा न हो सका। इनके पुत्र अमृत राय ने इस उपन्यास को पूरा कर पुत्र धर्म का निर्वहन किया। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को नाटक, निबंध, उपन्यास एवं कहानी जैसी अनेक विधाओं से समृद्ध किया। साथ ही उन्होंने संपादन एवं अनुवाद कार्य भी किया, परंतु इनको प्रसिद्धि एक कथाकार एवं उपन्यासकार के रूप में मिली। बंगाली के प्रसिद्ध साहित्यकार शरत चंद्र ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी और आज भी हम प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से पुकारते हैं। प्रेमचंद तत्पश्चात उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध रहे। इनका रचना संसार इस प्रकार है। नाटक, उन्होंने संग्राम नाटक लिखा 1922 में और करबला लिखा 1928 में। निबंध और लेख देखिए। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रेमचंद के निबंध छपते रहे, जिनमें इन्होंने सामाजिक एवं साहित्यिक चिंताओं की अभिव्यक्ति की है। प्रेमचंद के निबंधों का संकलन प्रेमचंद विविध प्रसंग, जिसके 3 भाग है, तथा प्रेमचंद कुछ विचार नाम की पुस्तकों में मिलता है। इनमें से कुछ प्रमुख निबंध साहित्य का उद्देश्य, कहानी कला, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान आदि है। अनुवाद 1 में देखिए टॉलस्टॉय की कहानियाँ 1923 ईस्वी, गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल 1930 ईस्वी, चांदी की डिबिया 1931 ईस्वी और न्याय 1931 ईस्वी नाम से अनुवाद किया। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियाँ लिखी है, जिनमें 3 अभी अप्राप्य है। ऐसा माना जाता है कि 3 अब तक मिली नहीं है। इनकी प्रथम कहानी कौन सी है, यह तय करना बड़ा ही कठिन है। फिर भी कुछ विद्वान संसार का अनमोल रतन को प्रेमचंद की पहली कहानी मानते हैं, तो कुछ पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी को प्रथम कहानी मानते हैं। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से जून 1908 में प्रकाशित हुआ। इनके जीवन काल में कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। सप्त सरोज, दूसरा नवनिधि, तीसरा प्रेम पूर्णिमा, फिर प्रेम 25, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर भाग 1 व 2 और कफन। कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है।
प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात इनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। यानी इन्होंने जितनी भी कहानियाँ लिखी वो 1 से 8 भाग है मानसरोवर के। शीर्षक खंड जो है उसके अंतर्गत सारी कहानियाँ जो है वो संकलित की गई है। प्रेमचंद जी की कहानियों के विकास क्रम को 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। पहला है 1916 से 1920, दूसरा है 1920 से 1930 और तीसरा है 1930 से 1936 तक। इन कालों में कहानियों के अलग अलग रूप सामने आते हैं। पत्र पत्रिकाएं देखिए, 1922 ईस्वी में माधुरी पत्रिका का संपादन, 1930 ईस्वी में हंस मासिक का प्रारंभ, प्रकाशन एवं संपादन तथा 1932 ईस्वी में जागरण साप्ताहिक का संपादन। उपन्यास, प्रेमचंद द्वारा कुल 15 उपन्यास लिखे गए, जिनमें से काल क्रमानुसार निम्नांकित प्रमुख है। पहला है वरदान, ये अनुदित नाटक है और 1921 में लिखा गया था। दूसरा प्रेमा, तीसरा रूठी रानी, चौथा सेवा सदन, फिर प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो है वो अभी अधूरा है 1948 तक। उसके बाद में शायद इनके पुत्र थे, उन्होंने इसको पूरा किया था। पाठ परिचय देखिए। प्रस्तुत कहानी गुल्ली डंडा में बचपन की यादें संजोई गई है। कहानी बड़े कौशल से इस सच्चाई को चरितार्थ करती है कि पद और प्रतिष्ठा मनुष्य के बीच के नैसर्गिक संबंध को समाप्त कर देती है। कहानी में कथानायक और गया दोनों बाल सखा है। दोनों ही बाल अवस्था में बिना किसी भेदभाव के गुल्ली डंडा खेलते थे। कथानायक, जो कि थानेदार का लड़का था, दाव देने के लिए विवाद में गया के हाथों पिट भी गया था, परंतु उसने किसी से शिकायत नहीं की। 20 साल बाद कथानायक, जो अब इंजीनियर हो गया है, उसी गांव में आता है। यहाँ वह बचपन की स्मृतियों को सजीव करने के लिए गया से मिलता है और उसके साथ गुल्ली डंडा खेलना चाहता है। उसके बहुत आग्रह पर गया खेलता तो है, लेकिन उसके खेल में बचपन वाली बात कथानायक को नज़र नहीं आती। यहाँ कथानायक सोचता है कि उसकी अफसरी गया और उसके बीच दीवार बन गई है और यह दर्शाते हुए कहानी का समापन हो जाता है। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि गुल्ली डंडा कहानी जो है वो ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। इस कहानी में इस बात को सच्चाई से चरितार्थ किया गया है कि पद और प्रतिष्ठा मनुष्य के बीच के नैसर्गिक संबंध को समाप्त कर देती है और यह बात जो है इसमें पूर्णतया प्रदर्शित की गई है। मूल पाठ देखिए। हमारे अंग्रेज दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूँ। न लॉन की ज़रूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। यानी कहने का अभिप्राय ये है, लेखक ये कह रहे हैं कि गुल्ली डंडा जो है वो सब खेलों का राजा है। कारण क्या है कि अन्य खेलों में पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके अंतर्गत नहीं होती। आराम से किसी भी पेड़ की कोई टहनी तोड़ लो और उससे गुल्ली डंडा बना लो और इस खेल को 2 व्यक्ति भी आसानी से खेल सकते हैं। और इसके विपरीत जो विलायती खेल होते हैं वो अधिक महंगे होते हैं और इसमें कुछ भी खर्चा नहीं होता। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो सकता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है, पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई।
स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मढ़ते हो बिना मतलब ही। ठीक है, गुल्ली डंडा से आँख फूट जाने का भय रहता है तो क्रिकेट से सिर फूट जाने का, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। अगर हमारे हाथ माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को वैशाखी से बदल बैठे। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। यानी इसके अंतर्गत लेखक ने ये बताया है कि अंग्रेज़ी चीज़ों के पीछे दीवाना होना व्यर्थ है। उन्होंने क्या बताया है कि अंग्रेज़ी खेलों को अपनाना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे देशों के हैं और ये हमारे देश के जो खेल है उसमें अरुचि पैदा कर देते हैं और स्कूलों में छात्रों से फ़ीस ली जाती है। इससे अच्छा ये है कि उनसे फ़ीस न ले और उन्हें जो अपने देशी खेल है वो खिलाने शुरू कर दिए जाए। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोंचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पताने में मस्त हूँ, न नहाने की सुधी न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का, कथानायक कहता है लेखक, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वहीं झल्लाहट। गुल्ली कैसी ही हो उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। यानी छिपकली यदि कीड़े को देख लेती है तो उसको छोड़ती नहीं है किसी भी हालत में। वैसे ही गया जो है वो गुल्ली को नहीं छोड़ता था। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और उसे अपना गोया बना लेते थे। एक दिन मैं और गया दोनों ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते थे, पर पदना 1 मिनट का भी अखरता था। मतलब जो हार की बात होती है वो अच्छी नहीं लगती थी। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा, अनुनय विनय का कोई असर न हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा दाव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बनके, पदने के बैर क्यों भागे जाते हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं? हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। न खाने जाऊं न पीने जाऊं। हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखूँ मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दाव दिया है, दाव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। तो वह कहता है वह तो पेट में चला गया, निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? तुमने दिया था तब मैंने खाया, मैं तुमसे मांगने न गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। कथानायक कहता है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसने मुझे दाव देने का क्या अधिकार था? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं। यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। यह सरासर अन्याय था।
गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उसे कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक अदने से लड़के के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे, यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी, यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घेराव सा हो गया था। लेकिन मारे खुशी के फूला न समाता। लड़कों से जीत उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे घर है कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की शक्ति है, जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं क्या समझेंगे। उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे, तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी है। उसके बाद क्या हुआ? 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी थी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला, क्योंकि वह वहाँ पे रहा हुआ था तो उसे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। आँख किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं इसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाह खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली हुई जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। यानी लेखक कह रहा है, एक क्षण के लिए मैं अपने को भूल गया कि मैं ऊंचा अफसर हूँ, साहबी ठाट में, रौब और अधिकार के आवरण में। जाकर एक बच्चे से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चर्मकार। मैंने यूं ही कहा, हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ा हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर ही से पहचान गया, उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसे गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मज़े में रहे? बहुत मज़े में, तुम अपनी कहो। डिप्टी का साइस हूँ, यानी जो डिप्टी साहब है उनके घोड़ों की देखभाल करने वाला नौकर हूँ मैं। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ है, कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिये हो गए हैं। आप? तो कथानायक ने कहा, मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े ज़हीन थे, अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूँगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेले, तुम पदाना हम पदेंगे। तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज
ले लो। यानी पदना और पदाना क्या है, इसके बारे में कथानायक ने बताया कि गुल्ली डंडा जो है बालकों का रुचिकर खेल होने के कारण इस खेल में उन्हें पदना और पदाना दोनों ही रुचिकर लगते हैं। और कभी कभी इस पदने में और पदाने में हुज्जत भी हो जाती है और कथानायक कहने लगता है कि इसमें पदना और पदाना जो बचपन का खेल था गुल्ली डंडा के अंतर्गत, वो फिर हम एक बार खेलते हैं। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में आनंद कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर एकांत में जाकर खेलें। वहाँ कौन देखने वाला बैठा होगा, मज़े से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई की खूब रस ले लेकर खाएंगे। और वो बचपन की मिठाई क्या थी? गुल्ली डंडा। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था वही सोचने में मग्न था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेंपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जताया था, याद है न? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल गए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कालों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबती चली जा रही थी, यानी सूर्यास्त होने वाला था। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही जाकर बैठ जाती थी। वह दाएं बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेलियों में ही पहुंचती थी। जैसे गुल्लियों पर वह वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी। जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। यानी कथानायक को खुद को पता था कि वह जो खेल खेल रहा था वह बड़े ही गलत तरीके से खेल रहा था। फिर भी दया कुछ नहीं बोल रहा था। गया ने कुछ नहीं बोला और जैसे वह कर रहा था वैसे उसको करने दिया। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता और दोबारा टांड लगाता। गया वह सारी बेकायदगियां देख रहा था पर कुछ न बोलता था। जैसे उसे वहाँ सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आध घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं।
गया ने किसी प्रकार का असंतोष नहीं प्रकट किया। न लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता। यानी कथानायक मन में सोच रहा था कि यह वही गया है जो बचपन में मुझे जरा सी भी घपलेबाजी नहीं करने देता था और आज कुछ बोल ही नहीं रहा है। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतने जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका। लेकिन क्यों न एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं? मेरा हर्ज ही क्या है? मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 2-4 हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गेला छुड़ा लूँगा, फिर कौन दाव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट से लग गई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुटलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ न आती। मैंने फिर पदाना शुरू किया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर लिया। यानी मुझे दया आने लगी कि गया ऐसा क्यों कर रहा है। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर देखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पदाए, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टांड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट से कम में वह दाव पूरा कर चुका था। बेचारा घंटा भर पदा, पर 1 मिनट ही में अपना दाव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय लिया। एक दाव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया। कभी खेलते नहीं? खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुँच गए, यानी जहाँ पर हमें पहुँचना था। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी थे, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टाण लगाता तो गुल्ली आसमान से जा बात करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार से गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था, गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर मैं दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, वह मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ। यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई।
मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, हमें कोई भेद न था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यानी कथानायक कहता है कि अब मैं अफसर बन गया हूँ, इसके कारण गया के और मेरे बीच में ये अफसरी जो है वो दीवार बन गई है। अब मैं गया का लिहाज भी पा सकता हूँ, उसका सम्मान भी पा सकता हूँ, लेकिन उसका साहचर्य नहीं पा सकता। आज हमने देखो प्रेमचंद की जो सुप्रसिद्ध कहानी है गुल्ली डंडा, उसका विस्तृत अध्ययन किया है। कल हम अपनी नई क्लास के अंतर्गत आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।